क्लास आज हम नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स की जो थ्योरी है वो देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने इसके न्यूमेरिकल तो सारे देख लिए, सारे न्यूमेरिकल स्टडी कर लिए, लेकिन जो थ्योरी पोर्शन है ना इसका वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बार का जो 2021 का जो सैंपल पेपर है, उस सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल उन्होंने उसमें नहीं दिया हुआ है। मैं उसका भी जल्दी ही डिटेल डिस्कशन करूंगा सैंपल पेपर्स का हर एक सब्जेक्ट का। लेकिन इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें थ्योरी जो है नेशनल इनकम से वो पूछा गया है। तो मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर डीपली पढ़ाऊंगा, हार्डली 2 क्लास के अंदर इसे हम खत्म कर देंगे। तो ध्यान से समझना, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स की थ्योरी। न्यूमेरिकल पोर्शन हम बना चुके हैं, अब हम इसकी थ्योरी पोर्शन पे आते हैं। देखो, सबसे पहले एक बात पता होना चाहिए आपको, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी में जो इनकम का फ्लो है ना, वो सर्कुलरली है। सर्कुलरली मतलब क्या, हमारी इकोनॉमी क्या, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में जो इनकम का फ्लो होता है वो सर्कुलरली होता है। सर्कुलरली का मतलब ये है कि जहां से आपकी इनकम आती है, बाद में वो वहीं पे ही खर्च हो जाती है। यानी इनकम जहां से आ रही है वहीं पे ही आपका इनकम खर्च भी हो रहा है। इसका मतलब इनकम का जो फ्लो है वो कैसा है क्लास, सर्कुलरली है। क्लियर है? It refers to the circular flow of income in the production process. Income is generated by the household from firms and also they spend their income in form of consumption expenditure to firm. अब इस चीज को समझने के लिए हम बात करेंगे हमारी इकोनॉमी में या किसी की भी इकोनॉमी में। देर आर 4 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। 4 अलग अलग सेक्टर हैं, 4 अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। सबसे पहला हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब है कंज्यूमर्स, हम लोग, आप लोग, वे आर कंज्यूमर्स, हाउस होल्ड सेक्टर। दूसरा है फर्म्स। फर्म का मतलब होता है क्लास प्रोड्यूसर्स। पहला होता है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा होता है फर्म। हाउस होल्ड मतलब कंज्यूमर्स, जहां पे हम लोग खुद ही सामान खरीदते हैं, कंजप्शन करते हैं। और फर्म का मतलब क्लास बिजनेसमैन। और थर्ड इज गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर का मतलब सरकार। और चौथा जो है वो एक्सटर्नल सेक्टर यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब क्या होता है, अब्रॉड, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये 4 तरह के सेक्टर्स हैं। पहला है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा है फर्म, तीसरा सेक्टर है गवर्नमेंट, जहाँ पे हम सरकार को टैक्स देते हैं और सरकार हमको सब्सिडी देती है। और चौथा है क्लास एक्सटर्नल सेक्टर यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी इंक्लूडिंग बैंक। यानी कि हमारे 2 सेक्टर इकोनॉमी में इनकम का फ्लो किस तरीके से होता है। यानी कि 2 सेक्टर इकोनॉमी में जो इनकम का फ्लो है वो कैसा है क्लास, सर्कुलरली है। यानी कि 2 सेक्टर इकोनॉमी में जो इनकम है उसका फ्लो जो है क्लास, वो क्या है क्लास, सर्कुलरली फ्लो है। वो कैसे चेक करते हैं क्लास, जरा इस डायग्राम को अपनी नोटबुक में बना लेना, मैं बहुत देर तक शो करूंगा इसको, तो आराम से कॉपी निकाल के बना लो, मैं कि मैं समझाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ 2 सेक्टर रखे हैं। पहला इधर रखा लेफ्ट में हाउस होल्ड और राइट में रखा फर्म। ठीक है, फर्म का मतलब फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट। तो हाउस होल्ड फैक्टर को क्या देता है क्लास, सॉरी, हाउस होल्ड जो है वो फर्म को क्या देता है, हाउस होल्ड देता है फर्म को फैक्टर सर्विसेज। ध्यान रखना, हाउस होल्ड जो है वो फर्म को क्या देता है, फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है क्लास, फैक्टर सर्विसेज। लाइक हाउस होल्ड फर्म को लैंड देता है, जमीन देता है काम करने के लिए। लेबर यानी कि हाउस होल्ड ही जाके वहां पे काम करते हैं। कैपिटल यानी कि पूंजी। और एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि एंटरप्राइज मतलब इन्हीं में से कोई एक मालिक बनता है जो इन सब चीजों को कंबाइन करता है। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या है, मालिक। एंटरप्रेन्योर मतलब मालिक यानी कि जो रिस्क को बियर करता है, जिसका रिस्क होता है। तो हाउस होल्ड फर्म को ये सारी सर्विसेज देता है और इन सारी सर्विसेज को हम लोग बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड इन सारी सर्विसेज को फर्म को देता है और उसके बदले फर्म हाउस होल्ड को पेमेंट करती है। तो हम कह सकते हैं कि हाउस होल्ड के पास जो इनकम आई है वो फर्म से आई है पहली बार। जो लैंड है उस पे इन्होंने क्या दिया, रेंट। ठीक है, जमीन पे रेंट। जो लेबर हैं उनको क्या मिला, वेजेस, सैलरी। जिन्होंने पैसा लगाया उनको मिला उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट। और जो मालिक है उनको क्या मिला, नॉर्मल प्रॉफिट। तो हाउस होल्ड फर्म को देता है फैक्टर सर्विसेज और फर्म हाउस होल्ड को देता है फैक्टर पेमेंट। यानी क्लास यहाँ पे इन्होंने फैक्टर सर्विसेज दी
और उसके बदले इनको पेमेंट मिल गई। लैंड पे रेंट, लेबर पे वेजेस, सैलरी, कैपिटल पे एंटरप्रेन्योर, कैपिटल पे इंटरेस्ट और मालिक को मिलता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? आपका जो मिनिमम रिटर्न है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये होता है क्लास कि जो मिनिमम रिटर्न है कि भैया कम से कम आपको इतना मिलेगा, वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। कि जी मिनिमम तो इतना मिलेगा ही मिलेगा, वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। तो ये ध्यान रखना, हाउस होल्ड के पास जो पहली बार इनकम आई है वो फर्म से इनकम आई है। हाउस होल्ड के पास जो पहली बार क्लास इनकम आई है वो फर्म से इनकम आई है क्लास, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हाउस होल्ड के पास इनकम आ गई। अब फर्म ने ये जो लिया है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, फर्म क्या करेगी? फर्म इनसे प्रोडक्शन करेगी। इन सारी चीज से प्रोडक्शन करने के बाद फर्म गुड्स एंड सर्विसेज बेचेगी, किसको? हाउस होल्ड को। और हाउस होल्ड जो है इसकी पेमेंट कर देगा, यानी कि पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि हाउस होल्ड के पास फर्म से इनकम आई और लास्ट में हाउस होल्ड ने उसी इनकम से खाने पीने का सामान, अपने रेगुलर बेसिस का या कोई भी सामान फर्म से खरीदा और वही पैसा उनको लौटा दिया। यानी कि जो इनकम का फ्लो है वो यहाँ से यहाँ आया, फिर वापस यहाँ से यहाँ आ गया। यानी कि जो इनकम का फ्लो है वो सर्कुलरली है। इसी को कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है। मान लो पतंजलि में काम करता हूँ मैं, ठीक है। पतंजलि कंपनी है इंडिया की, मैं काम करता हूँ उसमें और पतंजलि से मैं सैलरी लेता हूँ, ठीक है। फिर बाद में मैं पतंजलि के ही प्रोडक्ट खरीदता हूँ और उनको उनके पैसे दे देता हूँ। तो कुल मिला के आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने पतंजलि से इनकम जनरेट की, फिर उन्हीं का सामान खरीद के उनको लौटा दिया। मैं ये मानता हूँ कि मैं सिर्फ पतंजलि से सामान नहीं खरीदता, अलग अलग कंपनीज हैं, लेकिन यहाँ पे जब मैं फॉर्म लिख रहा हूँ ना, तो वो सारे फॉर्म है। समझ रहे बात? हाउस होल्ड में सारे हाउस होल्ड। तो अल्टीमेटली हम लोग किसी ना किसी कंपनी से पैसा जनरेट कर रहे हैं और वो पैसा उनका प्रोडक्ट खरीद के किसी ना किसी कंपनी को लौटा दे रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि जो इनकम का फ्लो है वो सर्कुलर फ्लो है। क्लियर है क्लास यहाँ तक? अगर मान लो इसमें बैंक भी आ जाते हैं, बैंक, तो बैंक का काम क्या होता है क्लास? बैंक का काम होता है सबसे सेविंग्स को लेना और सबको लोन देना। बैंक का जो काम है वो होता है सेविंग्स को लेना हाउस होल्डर फॉर्म से और उनको लोन दे देना। तो बैंक क्या करता है? सेविंग्स को लेता है और लोन्स को देता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। ओके, चलो अब इसी को आपको अगर एक्सप्लेन करना हो तो अपनी ओन लैंग्वेज में, सिंपल सीधी लैंग्वेज में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इन द अबव फिगर देयर आर टू सेक्टर इन द इकोनॉमी, हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? फैक्टर सर्विसेज देता है, किसको? फर्म को, ठीक है। लाइक हाउस होल्डर लैंड देता है, रेंट मतलब कि लेबर देता है, कैपिटल देता है और एंटरप्रेन्योरशिप फॉर प्रोडक्शन। इन कंसिडरेशन, बदले में फर्म उनको पेमेंट कर देती है, लाइक रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है? फ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। तो इनकम जो है वो कहीं ना कहीं फर्म से हाउस होल्ड के पास आ गई। फिर फर्म क्या करती है क्लास? सामान बनाती है। देन फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल दीज गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड। फिर बाद में क्लास फर्म सामान बनाती है और हाउस होल्ड को ही वो सामान बेच देती है और बदले में हाउस होल्ड क्या करता है क्लास? पेमेंट कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इट शोज, तो ये क्या शो करता है क्लास? फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। This process shows circular flow of income. Bank accept deposit from both and granting loan to both sector. तो ये आप पूरा का पूरा लिखोगे जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, तब आप उसमें ये वाला लिखोगे। क्लियर है यहाँ तक? अब समझना जरा आगे अच्छे से क्या बता रहा हूँ यहाँ पे। अब ये जो फैक्टर सर्विसेज का फ्लो है इसको हम लोग रियल फ्लो कहते हैं, रियल फ्लो। और ये जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? रियल फ्लो। लेकिन जहां पे पैसों का मूवमेंट है, जहां पे भी पैसे का मूवमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं क्लास नॉमिनल फ्लो। जहां पे पैसों का मूवमेंट है उसको बोलते हैं नॉमिनल फ्लो और बाकी जो है क्लास बचा हुआ उसको बोलते हैं रियल फ्लो। तो दो तरीके का फ्लो है यहाँ पे, एक है रियल फ्लो, दूसरा है मनी फ्लो।
फर्स्ट वन इज रियल फ्लो, अनदर इज मनी फ्लो। तो दो तरह का फ्लो है, रियल फ्लो, मनी फ्लो। क्लियर है यहां तक? अब ये रियल फ्लो होता क्या है? रियल फ्लो जहां पे हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज जा रहा है फर्म तक, या फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज जा रहा है हाउस होल्ड तक, यहाँ पे मनी का कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए इसको रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो कहते हैं। लेकिन जब फर्म इनको पेमेंट करती है, फैक्टर पेमेंट या कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो इस टाइप के फ्लो को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल फ्लो या मनी फ्लो। नॉमिनल फ्लो कहते हैं क्लास, या मनी फ्लो कहते हैं। क्लियर है यहां तक? चलो आगे पढ़ेंगे डिटेल में, अच्छे से उम्मीद है समझ आ रहा होगा आप लोगों को। अब आप देखो फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ध्यान रखना सबसे पहली बात, भैया सबसे पहली बात है प्रोडक्शन होगा। अगर प्रोडक्शन होगा तो हम सैलरी बांटेंगे, प्रोडक्शन से इनकम जनरेशन होगा। और अगर लोगों को सैलरी मिलेगी तो लोग उसको खर्च करेंगे, यानी कि डिस्पोज करेंगे। ठीक है, खर्च करेंगे तो किसी और की इनकम बनेगी। एग्जाम्पल, अगर मान लो कि आपके पेरेंट्स फैक्ट्री में काम करते हैं, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वहां पे काम करते हैं तो प्रोडक्शन होता है। अगर वो वहां पे काम करते हैं तो फिर उनको क्या मिलेगी? इनकम मिलेगी। और उनकी इनकम जो है वो जब खर्च करेंगे तो किसी दूसरे इंसान के लिए फिर वो इनकम बनेगी। जैसे आपके पेरेंट्स राशन लाते हैं तो राशन वाले की इनकम बनती है, पानी मंगवाते हैं तो पानी वाले की इनकम बनती है, सफाई वाले को देते हैं सफाई वाले की इनकम बनती है, स्कूल वालों को देते हैं स्कूल वालों की, ट्यूशन वालों को देते हैं ट्यूशन वालों की। तो यानी कि ये आपको इनकम मिलेगा तो आप उसे डिस्पोज करोगे, खर्च करोगे। तो ये तीन स्टेज है। सबसे पहला स्टेज जो होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, वो होता है क्लास जनरेशन स्टेज। इन द फर्स्ट स्टेज फर्म क्या करती है? प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। जनरेशन स्टेज में फर्म गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है फैक्टर सर्विसेज की मदद से। डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर क्या होता है? फर्म फैक्टर पेमेंट करती है, यानी कि लैंड पे रेंट, लेबर को वेजेस सैलरी, कैपिटल पे इंटरेस्ट, मालिक को नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ से इनकम बन रही है, यानी फर्म जो है अलग अलग लोगों को इनकम बांट रही है। और जब लोगों को पैसा मिलेगा लोग खर्च करना चालू करेंगे। इन थर्ड स्टेज हाउस होल्ड स्पेंड देयर इनकम इन फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो हाउस होल्ड जो है वो क्या करेगा? अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर को चेक करेगा। क्लियर है यहाँ तक? फेस का मतलब स्टेज होता है, ध्यान रखना। फेस का मतलब स्टेज, अलग अलग फेस यानी कि अलग अलग स्टेज। ओके, ये तीन तरह के स्टेज में इनकम जनरेट होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पहला प्रोडक्शन यानी जनरेशन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा है क्लास डिस्पोजिशन। डन है यहां तक? देखो तीन फेस है मुस्कान। जो सबसे पहला फेस है उसमें प्रोडक्शन होता है, सामान बनाया जाता है। दूसरे फेस में क्लास लोगों को पेमेंट की जाती है, जिन्होंने जमीन दी उसको रेंट देते हैं, जिन्होंने कैपिटल लगाया उसको इंटरेस्ट, जिन्होंने लेबर लगाया उनको वेजेस सैलरी। और थर्ड स्टेज में जब लोगों को इनकम मिल जाती है सेकंड स्टेज में, तो थर्ड स्टेज के अंदर ये उसे खर्च करते हैं और उनका खर्चा किसी और की क्या बनेगी? इनकम बनेगी। ये तीन फेज हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। चलो नेक्स्ट है रियल फ्लो मनी फ्लो। ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि रियल फ्लो मनी फ्लो क्या है, एक बार चेक कर लेते हैं सब लोग। तो रियल फ्लो जो है रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। रियल फ्लो में फैक्टर सर्विसेज का फ्लो हो रहा है हाउस होल्ड से फर्म तक, ठीक है। और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस मतलब कि फर्म टू हाउस होल्ड। तो यानी कि दो तरह के फ्लो जहां मनी में इन्वॉल्व नहीं होता है उसे रियल फ्लो बोलते हैं। ये फ्लो आपका रियल फ्लो है जहां पे फैक्टर सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, और बाकी जो दो फ्लो है वो मनी फ्लो है। क्लियर है? तो रियल फ्लो क्या करता है? प्रोडक्शन वॉल्यूम को मेजर करता है, इट मेजर्स द प्रोडक्शन वॉल्यूम। इट ऑल्सो डिटरमाइन द ग्रोथ प्रोसेस इन इकोनॉमी। रियल फ्लो ग्रोथ प्रोसेस को मेजर करता है इकोनॉमी में, और रियल फ्लो को हम लोग फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है मनी फ्लो। मनी फ्लो में जहां मनी का मूवमेंट है, इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। जो मनी फ्लो है उसमें मनी का फ्लो है फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड और हाउस होल्ड टू फर्म। लाइक जो फैक्टर पेमेंट है वो फर्म टू हाउस होल्ड जाता है, और जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो हाउस होल्ड से फर्म जाता है। इट मेजर द फ्लो ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। जो मनी फ्लो है वो इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कितनी हुई है उसको मेजर करेगा, और इसीलिए मनी फ्लो को हम लोग नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। दो तरह का फ्लो है क्लास, रियल फ्लो
और मनी फ्लो। रियल फ्लो जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब कि फ्लो हो रहा है या फैक्टर सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, और मनी फ्लो में क्लास जो फ्लो हो रहा है वो मनी का फ्लो हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? चाहे वो फर्म से हाउस होल्ड हो, चाहे वो हाउस होल्ड से फर्म हो। ठीक है, देखो ग्रोथ का मतलब क्या है, अगर देश के अंदर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो ऑब्वियस है देश का ग्रोथ भी हो रहा है। समझ रहे हो बात को? तो अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो यानी कि ग्रोथ भी ज्यादा हो रहा है। जिस देश की जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी प्रोडक्शन से बढ़ती है, सामान बनाने से बढ़ती है, तो अगर जीडीपी बढ़ेगा तो देश का ग्रोथ शो होगा। जैसे आपको पता है इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो माइनस में चला गया है, तो सरकार को कितने लोग घेर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई जीडीपी हमारे देश का इतना डाउन कैसे हो गया। अगर जीडीपी डाउन है इसका मतलब लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, फैक्ट्रियों के पास काम नहीं है, ऐसी समस्या देश के अंदर है। समझ रहे हो बात को? उसको हम लोग बोलते हैं, तो जो रियल फ्लो है वो ग्रोथ प्रोसेस को मेजर करता है कि देश में ग्रोथ जो है वो किस तरीके से हो रही है। चलो अब ये एक डिफरेंस बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में। 3 नंबर तक का डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है 3 मार्क्स में, कि स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस बताओ। आप 3 नंबर में पूछा जा सकता है स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस बताओ, या आपको बोलेगा स्टॉक क्या है सीधे 1 नंबर में, या फ्लो क्या है। यह आपसे ये पूछ सकता है कि आपको 6 या 5 या 4 या 3 आइटम दे देगा और आपको बोलेगा पहचानो कि ये स्टॉक है या फ्लो है। तो बहुत ध्यान से समझना डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। तो क्लास जो स्टॉक है, ध्यान से समझना, जो स्टॉक है ये वो वेरिएबल है जिसको हम लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, जबकि फ्लो वो वेरिएबल है जिसको हम लोग पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। यानी कि स्टॉक में हम वेरिएबल को मेजर करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम पे, जबकि फ्लो में हम वेरिएबल को मेजर करते हैं पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। समझ रहे हो बात को? तो जो स्टॉक है वो पॉइंट ऑफ टाइम है और जो फ्लो है वो है पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है यहां तक? अब आगे समझना जरा मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। सर वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो चेंज है जिसको आप मेजर कर सकते हो, वो चीज जो बदलती है और उस बदलाव को आप मेजर कर सकते हो। जैसे किसी बच्चे की हाइट छठी क्लास में जितनी थी 12वीं क्लास में वो सेम नहीं होगी। समझ रहे हो बात को? वो चेंज हो जाएगी, और उसकी हाइट जो भी हो वो आप मेजर कर सकते हो कि उसकी हाइट कितनी है, तो वो वेरिएबल है। लेकिन अगर किसी बच्चे का बालों का कलर चेंज हो जाता है तो आप बालों के कलर को, उस चेंज को मेजर नहीं कर सकते, तो वो क्या है क्लास? आपका फ्लो है। आप वो वेरिएबल नहीं है, वो एट्रीब्यूट्स है, तो वो आपको पढ़ना नहीं है। कुल मिला के जब किसी चीज को पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं तो वो स्टॉक है, और जब किसी चीज को पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं तो वो फ्लो है। डिटेल में समझने के लिए आपको मैं समझाता हूँ पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप कैमरे से पिक्चर लेते हो तो वो एक पॉइंट की पिक्चर आती है। अगर आप कैमरे से पिक्चर लेते हो तो वो एक पॉइंट की पिक्चर आती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लास स्टॉक। लेकिन वीडियो कैमरे से जो आप पिक्चर लेते हो, सॉरी, वीडियो कैमरे से आप रिकॉर्डिंग करते हो, तो वो रिकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर पीरियड का रिकॉर्डिंग आता है कि भाई इस 10 मिनट का मूवमेंट क्या है, 1 घंटे का मूवमेंट क्या है, तो वो चीज फ्लो है। तो जो स्टॉक है वो पॉइंट ऑफ टाइम पे आता है, और जो फ्लो है वो आता है पीरियड ऑफ टाइम पे। तो अगर हम स्टॉक की बात करें, स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल। स्टॉक जो है वो टाइम डायमेंशनल नहीं है, क्योंकि क्लास ये एक पॉइंट पे मेजर किया जाता है, यहाँ कोई टाइम नहीं रहता। टाइम जैसे पर मंथ, पर एनम, पर क्वार्टर, ये सब चीजें क्लास स्टॉक में नहीं होती हैं। जबकि फ्लो क्या होता है? टाइम डायमेंशनल होता है। फ्लो में टाइम होता है, लाइक पर मंथ, पर एनम, इसमें कहीं ना कहीं टाइम लगा होता है। लेकिन स्टॉक में क्लास ये नॉट टाइम डायमेंशनल है, तो यहाँ पे कोई भी टाइम नहीं होता है। नेचर की बात करें तो स्टैटिक है, ये चेंज नहीं होता। अगर मैं बात करूं कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश का जो डिस्टेंस है वो हर साल हर जगह सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, तो वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, स्टॉक है। लेकिन दिल्ली से मान लो आप लखनऊ जा रहे हो, और जो गाड़ी की स्पीड है वो कभी कम कभी ज्यादा होती रहेगी, वो चेंज होती रहेगी, तो वो डायनामिक है। तो फ्लो डायनामिक है और स्टॉक स्टैटिक है। एग्जाम्पल संपत्ति, किसी इंसान की जो संपत्ति है वो आपको एक पॉइंट पे मेजर करना है कि भैया आज की डेट पे संपत्ति क्या है। क्यों? क्योंकि कल क्या पता उसके पास बहुत सारी संपत्ति हो और आज वो भिखारी हो, कुछ ना हो उसके पास। तो अगर आप बैंक लोन देना चाहेगी तो वो आज की प्रॉपर्टी चेक करेगी। दिल्ली से नोएडा तक का डिस्टेंस, टंकी में पानी भरा हुआ है। बैंक डिपॉजिट, क्लास बैंक डिपॉजिट भी किसी डेट पे होता है कि भाई इस डेट को आपने डिपॉजिट किया।
कैपिटल ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल डेट को होता है। पॉपुलेशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट, किसी पर्टिकुलर डेट पे उनकी पॉपुलेशन क्या है जनता की, तो वो सारी चीज स्टॉक है। और फ्लो क्या है? पॉकेट मनी। आपको जो पॉकेट मनी मिलती है ना, वो एक पॉइंट के लिए नहीं मिलता है, वो हर महीने का मिलता है आपको, हर महीने का, एवरी 30 डेज का। तो वो टाइम, इसके अंदर टाइम है, तो इसलिए वो फ्लो है। स्पीड ऑफ कार ट्रैवलिंग दिल्ली टू नोएडा, जो दिल्ली से नोएडा की स्पीड है कार की, वो कम ज्यादा होती रहती है। फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम टैंक, और जो टैंक से क्लास पानी अगर लीकेज करता है तो डिमांड हमेशा पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे करते हैं। सप्लाई मतलब कि हर साल सप्लाई डिमांड होता है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर, लोगों की सेविंग जमा पूंजी एक टाइम का होता है। प्रॉफिट लॉस साल भर का बनता है। नेशनल इनकम, प्रोडक्शन, जीडीपी, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन भी आएगा यहाँ पे। अगर पॉपुलेशन किसी डेट पे है, पर्टिकुलर डेट पे, तो वो क्लास जो है वो स्टॉक है। लेकिन खाली पॉपुलेशन अगर लिखा हुआ है तो वो फ्लो है। तो ये 3 पॉइंट और एक एग्जांपल आप प्लीज ध्यान रखना। पहला, स्टॉक में पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो में पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक नॉट टाइम डायमेंशनल, फ्लो टाइम डायमेंशनल। स्टॉक स्टैटिक है जबकि फ्लो डायनामिक है। तो ये डिफरेंस या इनसे पूछा जा सकता है, एक नंबर में सीधे पूछ ले स्टॉक क्या है, फ्लो क्या है। तो ये अच्छे से आप लोग समझ लेना। नेक्स्ट आते हैं क्लास यहाँ पे, ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी किसे कहते हैं? इट इज एन इकोनॉमी विच हैज इकोनॉमिक रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसी इकोनॉमी जिसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, उसको हम लोग बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। और क्लोज इकोनॉमी कौन सी है क्लास? जिस इकोनॉमी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई भी इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं है। अगर इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, यानी कि एक देश दूसरे देश को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, सेल परचेज करता है, तो वो ओपन इकोनॉमी है। लेकिन अगर हमारी कंट्री मना कर दे कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करेंगे किसी और देश से, तो वो जो इकोनॉमी कहलाएगी वो कहलाएगी क्लोज इकोनॉमी। क्लियर है यहाँ तक? जीडीपी कभी भी पॉइंट पे नहीं होता है क्लास, जीडीपी हमेशा पूरे साल का होता है। जीडीपी की डेफिनेशन ही यही है, इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। यानी कि एक साल के अंदर जो आपका प्रोडक्शन हुआ है उसको बोलते हैं जीडीपी। एक साल के अंदर पूरे साल भर में सुई से लेके जहाज तक देश में जो भी कुछ बना है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं जीडीपी। क्लियर है? तो ओपन इकोनॉमी जहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉसिबल है, और क्लोज इकोनॉमी जहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉसिबल नहीं है। अब हम पढ़ते हैं क्लास टाइप्स ऑफ गुड्स एंड इकोनॉमी। तो आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हैं। अब आते हैं क्लास टाइप्स ऑफ गुड। तो अच्छे से समझना जो टॉपिक बता रहा हूँ क्लास। अलग अलग टाइप के गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है फाइनल गुड्स। ध्यान समझना, जब भी मैं बोलूं फाइनल गुड्स तो दो बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए। पहला, रेडी टू यूज, इस्तेमाल करने लायक। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं क्लास जो रेडी टू यूज है, जिनको आप सीधा इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन रेडी टू यूज कौन? रेडी टू यूज बाय फाइनल यूजर। अब उसको यूज कौन करेगा? यूज करेगा फाइनल यूजर। तो ऐसे जो गुड्स होते हैं, उन गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? फाइनल गुड्स। These are those goods which is finally produced, जो बन चुका है और इस्तेमाल करने के लिए रेडी है। तो ऐसे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? फाइनल गुड्स। लेकिन इस्तेमाल भी कौन करेगा? उसे इस्तेमाल कौन कौन करेगा क्लास? फाइनल यूजर्स। तो उसको हम लोग बोलेंगे फाइनल गुड्स। क्लियर है यहाँ तक? फाइनल यूजर कोई भी हो सकता है, कंज्यूमर भी हो सकता है, प्रोड्यूसर भी हो सकता है। आमतौर पे कंज्यूमर जो होता है वो फाइनल यूजर किसका होता है क्लास? क्लॉथ, शूज, फूड एटसेट्रा। जबकि जो प्रोड्यूसर है वो फाइनल यूजर होता है किसका? प्लांट एंड मशीनरी का। तो कंज्यूमर जो है वो फाइनल यूजर है कपड़ों का, शूज का, फूड का। जबकि प्रोड्यूसर जो है वो फाइनल यूजर है किसका? प्लांट एंड मशीनरी का। तो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउस होल्ड इज कॉल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। मैंने अपने घर के लिए एक एसी खरीदा, तो ये जो मेरा खर्चा हुआ है एसी पे, ये फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। और जो एसी मैंने खरीदा है, ये एसी मेरा फाइनल गुड्स है। तो फाइनल गुड्स क्लास वो गुड्स है जो कि रेडी टू यूज है बाय देयर फाइनल यूजर। और फाइनल यूजर कोई भी हो सकता है,
कंज्यूमर भी हो सकता है, प्रोड्यूसर भी हो सकता है। अब मेरी बात समझना, मैंने एक घर के लिए एसी खरीदा, तो एसी क्या है? फाइनल गुड्स है। मैंने एक एसी अपने बिज़नेस के लिए खरीदा, फैक्ट्री के लिए खरीदा, क्लास अभी भी एसी फाइनल गुड्स ही है। क्यों? 2 बातें, पहला रेडी टू यूज़, इस्तेमाल करने लायक है, बिल्कुल है। हम ही इस्तेमाल करेंगे, हम ही मालिक हैं कंपनी के, तो हम यूज़ कर रहे हैं उसको। तो वो उस सिचुएशन में कैसा गुड्स कहलाएगा? फाइनल गुड्स। यानी कि कोई भी मशीन आप घर के लिए खरीदते हो, चाहे बिज़नेस के लिए खरीदते हो, वो मशीन जो है क्लास फाइनल गुड्स ही रहेगा। लेकिन अगर आप उस मशीन को रीसेल के लिए खरीदते हो कि भैया मैं तो ये एसी खरीद रहा हूँ किसी और को बेचूँगा, तो उस सिचुएशन में वो जो है वो कहलाया जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर है यहाँ तक? अदरवाइज़ वो क्या रहेगा? फाइनल गुड्स। तो जो फाइनल गुड्स पे हमारा खर्चा हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और जो इन्वेस्टमेंट पे खर्चा हो रहा है, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। कुल मिलाकर क्लास समझना बात को, मैं कह रहा हूँ, मैंने घर के लिए एसी खरीदा, उस पे जो खर्चा हुआ है, उसको बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। मैंने अपने बिज़नेस के लिए भी एसी खरीदा, और उस एसी पे जो खर्चा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, ये 2 तरह का एक्सपेंडिचर है, और दोनों ही किस पे किए जाते हैं? फाइनल गुड्स पे। क्लियर है? चलो, तो अगर मैं बोलूं कि फाइनल गुड्स पे खर्चा कितना हुआ है, तो फाइनल एक्सपेंडिचर 2 हैं, पहला कंजप्शन, दूसरा इन्वेस्टमेंट। फाइनल एक्सपेंडिचर जो हुआ है क्लास, वो 2 हुआ है, एक है कंजप्शन, दूसरा इन्वेस्टमेंट। और हम लोग जब भी नेशनल इनकम यानी कि एनएनपीएफसी कैलकुलेट करेंगे, तो हम सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही लेंगे उसके अंदर। क्लियर है यहाँ तक? दोनों में खर्चा तो हो रहा है, लेकिन एक खर्चे को हम लोग नाम देंगे कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और एक हमारा इन्वेस्टमेंट है। भैया दुकान में लगाओगे कोई चीज, बिजनेस में लगाओगे, तो वो इन्वेस्टमेंट है ना आपका, तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। तो एक है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और दूसरा क्या है क्लास? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। चलो नेक्स्ट आते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, जो सामान अभी रेडी टू यूज नहीं है, यानी कि अभी उसमें काम बाकी है, पूरी तरीके से रेडी टू यूज नहीं है, या फिर आप उसे बेचोगे, या फिर आप उसको बेचोगे, तो उस सिचुएशन में क्लास उस गुड्स को हम लोग नाम देते हैं क्लास इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर है यहां तक? दीज आर दोज गुड्स विच इज नॉट येट रेडी फॉर यूज, यानी कि जो अभी तक इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है बाय देयर फाइनल यूजर। तो क्लास ऐसे गुड्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? इंटरमीडिएट गुड। द गुड्स आर परचेज बाय वन फर्म फ्रॉम द अदर। अगर एक कारपेंटर ने लकड़ियां खरीदी क्योंकि वो उससे एक चेयर बनाएगा, तो जो लकड़ियां उसने खरीदी हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स है। एक शर्ट शर्ट खरीदी है एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से बेचने के लिए, तो ये शर्ट भी क्या कहलाया जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स कहलाया जाएगा। क्लियर है यहां तक? एसी बाय किया है लेकिन हम उसको किसी को गिफ्ट कर रहे हैं क्लास, तब भी वो फाइनल गुड्स है, क्योंकि गिफ्ट इज योर ओन पर्पस। गिफ्ट जो है वो आपका ओन पर्पस है, वो फाइनल ही रहेगा, ध्यान रखना। इंटरमीडिएट तब होता है जब हम उसे या तो फाइनल कोई और यूज करेगा आपके सेल पर, मतलब आपके लिए वो रॉ मटेरियल है, तब वो इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट मतलब रॉ मटेरियल। और इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू है वो फाइनल गुड्स में इंक्लूड होती है, इसीलिए हम लोग क्लास इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स के अंदर इंक्लूड रहती है। हेंस दीज गुड्स आर नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम, इसीलिए इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता। एक मिठाई बनाने वाले ने दूध खरीदा, एक मिठाई बनाने वाले ने दूध खरीदा, तो ये जो दूध है, चीनी है, ये उसके लिए क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है, ये उसके लिए रॉ मटेरियल है। तो इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब सीधी सीधी बात, रॉ मटेरियल। कारपेंटर ने लकड़ियां खरीदी चेयर बनाने के लिए, रॉ मटेरियल। एक बुक पब्लिशर ने जो है कागज खरीदा, इंक खरीदा, प्रिंटर मतलब कि इंक खरीदा, तो वो सब क्या है क्लास? रॉ मटेरियल है, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। क्लियर है यहाँ तक? तो फाइनल गुड्स कौन सा होता है क्लास? जो बिल्कुल बन के तैयार है, रेडी टू यूज है बाय देयर फाइनल यूजर। चाहे आप मशीन घर के लिए खरीदो तो भी फाइनल गुड्स, मशीन बिजनेस के लिए खरीदो तो भी फाइनल गुड्स, लेकिन अगर आप रीसेल के लिए खरीदते हो तो वो क्लास कहलाएगा इंटरमीडिएट गुड्स।
तो इंटरमीडिएट गुड्स में हम रीसेल करते हैं या खुद ही उसका प्रोडक्शन करते हैं, एज अ रॉ मटेरियल उसका यूज कर रहे हैं, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। ओके। अच्छा, अब सवाल ये है कि एक ही सामान जो है आपका वो कभी फाइनल हो सकता है और कभी इंटरमीडिएट। यानी एक ही गुड्स जो है वो फाइनल गुड्स भी हो सकता है और वो इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है। क्लियर है? अक्षत, इंटरमीडिएट गुड्स पे जो खर्चा होता है ना उसको इंटरमीडिएट कॉस्ट कहते हैं। है तो एक ही चीज, लेकिन गुड्स की बात कर रहे हैं तो सामान, और जो खर्चा उस पे होता है वो कॉस्ट है। बात को समझना। आप घर के लिए जो चीनी खरीदते हो, घर के लिए आप चीनी खरीदते हो तो वो चीनी जो है वो आप घर पे खुद ही इस्तेमाल करते हो, तो वो फाइनल गुड्स है। लेकिन एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी, प्रिया गोल्ड, ब्रिटानिया, ठीक है, ऐसी कंपनी अगर चीनी खरीद रही है तो ये चीनी उनके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। यानी कि एक ही गुड्स फाइनल भी हो सकता है और इंटरमीडिएट भी, डिपेंडिंग ऑन इट्स यूज, कि एंड में यूज कौन करेगा। तो जो चीनी से मिठाई बन रही है उसे एंड में यूज मिठाई वाला नहीं करता है, उसको खाएगा कंज्यूमर। समझ रहे हो बात को? तो वो मिठाई वाले के लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो। Machine purchased by a household is a final goods. Machine purchased by a firm is also a final good because it is to be finally used by the producer in the process of production. However, a machine purchased by one firm from the other for the purpose of resale is an intermediate goods. यानी कि एक कंपनी दूसरी कंपनी से खरीद रही है बेचने के पर्पज से मशीन, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। जैसे रिटेलर खरीदता है क्लास किससे? होलसेलर से। क्लियर है यहाँ तक? नहीं, नहीं, रॉ मटेरियल जो खर्चा ला रहे हैं वो इंटरमीडिएट कंजप्शन है। वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो असेट होता है, मशीन होता है। मशीन बिल्डिंग इन सब में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? थर्ड इज क्लास कंजप्शन और कंज्यूमर गुड्स। तो आप सबको पता है क्लास, कंज्यूमर अपने लिए जो चीजें खरीदता है रेगुलर बेसिस पे, वो सारे गुड्स जो होते हैं वो होते हैं कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर कोई भी हो सकता है क्लास, सरकार खुद कंज्यूमर हो सकती है, हम लोग भी हो सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कंज्यूमर हो सकता है, कोई भी कंज्यूमर हो सकता है। तो जो कंज्यूमर है वो सामान खरीदता है अपने वांट सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने लिए सामान खरीदता है, तो वो कंज्यूमर है, वो खुद कंज्यूम करेगा, किसी को बेचेगा नहीं। तो उस गुड्स को बोलते हैं क्लास कंज्यूमर गुड्स। और कंज्यूमर गुड्स में पहला टाइप जो है वो ड्यूरेबल गुड्स, जो सामान कई सालों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लाइक रेडियो, टीवी, फ्रिज, कार, एसी, ये सब ड्यूरेबल है। और जिनका इस्तेमाल 1 साल या उससे थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा किया जाता है, उसको बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। यानी कि आपकी क्रॉकरी, आपके कपड़े, ये सब आप जो है वो 6 महीने, साल भर के अंदर चेंज कर देते हो, तो वो सेमी ड्यूरेबल है। और एक है नॉन ड्यूरेबल, जिसको एक बार यूज़ किया खत्म, लाइक आपने ब्रेड खाया, बर्गर खाया, खत्म, अब उसका दोबारा यूज़ नहीं हो सकता। गैस जल गई, आपने गैस में आग लगा दी, जल गई, खत्म। पेन की इंक आपने चला ली, खत्म हो गई। तो वो एक ही बार इस्तेमाल करोगे आप, उसका कोई दूसरा तरीका नहीं है यूज़ करने का, एक ही बार यूज़ होगा। तो उसको बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। और सर्विसेज़ कौन-सी होती हैं क्लास? सेवाएँ। चाहे डॉक्टर की, चाहे टीचर की, चाहे किसी की भी जिनकी सर्विस हो, होटल सर्विसेज़ हो, ट्रैवल एजेंट की सर्विस हो, तो टूर गाइड की सर्विस हो, तो कोई भी सेवा जो है, वो क्लास सर्विस है। क्लियर है यहाँ तक? चलो, फोर्थ पॉइंट है कैपिटल गुड। जरा फटाफट रीड करो क्या है कैपिटल गुड्स, एक बार चेक करके देखो। ये कैपिटल गुड लास्ट है, इसके बाद हम डिफरेंस पढ़ेंगे, हम याद करेंगे, यहीं पे याद कराऊंगा, और फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा 15 कि कौन सा फाइनल है, कौन सा इंटरमीडिएट है। देखते हैं कौन 15 में से कितने बता पाता है। चलो आ जाओ कैपिटल गुड्स पे। दो बातें ध्यान रखना। जो कैपिटल गुड्स होती है ना, वो मशीनरी होती हैं, वो मशीनरी जो किसी भी बिजनेस का फिक्स असेट है। ध्यान रखना, मशीन तो आपके घर पे भी है, पर क्या वो कैपिटल गुड्स है? नहीं। कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जो मशीन किसी बिजनेस में रखा हुआ है, तो वो गुड्स आपके लिए कैपिटल गुड्स हो गया। मेरे घर पे एक सिलाई मशीन है, क्या है कैपिटल गुड्स है? नहीं। हाँ, लेकिन मेरे टेलर की दुकान है, उसके अंदर कोई सिलाई मशीन रखी हुई है, तो वो आपका कैपिटल गुड्स है। तो कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है क्लास? मशीनरी। वो भी वो सारी की सारी मशीनरी जो किसी भी बिजनेस का फिक्स एसेट है। क्लियर है यहाँ तक? वो कैपिटल गुड्स है। जिनको प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, सामान बनाने में जिनका इस्तेमाल किया जाता है, वो कैपिटल गुड्स है।
Capital goods are those goods which are used in the process of production for several years and which are of high value. These goods are fixed asset of the producer. Example, plant and machinery. तो ये चीज जो है वो फिक्स असेट है, प्लांट एंड मशीनरी। बट ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। लेकिन ध्यान रखना, सारी की सारी मशीन जो है, सारी की सारी मशीन जो है वो कैपिटल गुड्स नहीं है। ध्यान रखना, सारी मशीन कैपिटल गुड्स नहीं है। जो मशीन किसी बिजनेस में फिक्स असेट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है वही कैपिटल गुड्स है। सारी की सारी मशीन जो है वो कैपिटल गुड्स नहीं है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल, एक सिलाई मशीन अगर टेलर की शॉप पे रखी है तो वो कैपिटल गुड्स है, घर में रखा है तो वो कैपिटल गुड्स नहीं है, वो फाइनल गुड्स है। क्लियर है? या वो कंज्यूमर गुड्स है, आप ऐसा कह सकते हो। बिल्कुल, वॉशिंग मशीन जो है, अगर किसी होटल में वॉशिंग मशीन रखी हुई है तो वो कैपिटल गुड्स है, क्योंकि क्लास वो किसी बिजनेस में रखा गया है, वो किसी के घर में नहीं है, वो बिजनेस में है तो वो कैपिटल गुड्स है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो कैपिटल गुड्स है इसको इस्तेमाल कौन करता है क्लास? प्रोड्यूसर। इसीलिए कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूसर गुड्स भी कहा जाता है। ठीक है? तो जितने भी कैपिटल गुड्स हैं, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। बात समझना, सारे के सारे कैपिटल गुड्स को तो प्रोड्यूसर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रोड्यूसन सॉरी, लेकिन जो प्रोड्यूसर है वो जो भी इस्तेमाल करते हैं वो कैपिटल गुड्स है, ऐसा नहीं है। समझ गए ना बात को? सारे के सारे जो कैपिटल गुड्स है उनको तो प्रोड्यूसर ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन प्रोड्यूसर जो भी इस्तेमाल करे वो कैपिटल गुड्स हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे किसी, अगर कोई 12वीं पास है तो वो पक्का 10वीं पास भी होगा, लेकिन कोई 10वीं पास है तो वो पक्का नहीं है कि वो 12वीं पास होगा कि नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? सिमिलरली, अगर हम बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो क्या प्रोड्यूसर सिर्फ मशीन को ही इस्तेमाल करते हैं क्या अपने बिजनेस में? नहीं, प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल भी इस्तेमाल करते हैं और भी बहुत सारी चीजें प्रोड्यूसर इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ मशीन को तो इस्तेमाल नहीं करते। तो जितनी भी मशीन है यानी कैपिटल गुड्स है उनको प्रोड्यूसर यूज करते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर जो भी कुछ यूज करते हैं कि वो सारा कुछ कैपिटल गुड्स हो, ये जरूरी नहीं है। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो रॉ मटेरियल का भी इस्तेमाल करता है। बच्चों, आप सबको एक एक बच्चे को ये डिफरेंस अच्छे से लर्न होना चाहिए। अब मैं आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आप मुझे बताते चले जाओगे सब लोग, ठीक है? चलो, सबसे पहली बात, कितने पॉइंट है इसके अंदर? 6। छठा जो है वो एग्जाम्पल का पॉइंट है। हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं किसके बीच में? फाइनल गुड्स के बीच में और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में। ओके, चलो चेक करते हैं। जो फाइनल गुड्स होता है क्लास, वो रेडी टू यूज होता है बाय देयर फाइनल यूजर, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो नॉट रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर। पहला डिफरेंस है क्लास मीनिंग का। क्या मीनिंग है क्लास? फाइनल गुड्स वो गुड्स है जो बिल्कुल बन के तैयार है, किसके द्वारा? उसके फाइनल यूजर द्वारा। और इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो बन के तैयार नहीं है, अभी अभी काम बाकी है उसमें, वो बन के तैयार नहीं है। पर्पस, फाइनल गुड्स का दो पर्पस होता है क्लास। क्या? हम या तो कंजप्शन करेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे। एसी घर के लिए लिया तो वो कंजप्शन है, एसी अगर अपने बिजनेस में लगा रहा हूं तो वो इन्वेस्टमेंट है। फ्रिज घर के लिए लिया तो कंजप्शन है, फ्रिज अपने होटल के लिए लिया, रेस्टोरेंट के लिए लिया तो वो चीज क्या है क्लास? वो इन्वेस्टमेंट है। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाएगा या रीसेल होगा। दो बातें होंगी, या तो वो रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाएगा या वो दोबारा बेचा जाएगा। एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक होटल है तो मैं, या डेयरी है, डेयरी मान लेते हैं, मेरा मान लो मेरा एक डेयरी है, तो मैं डेयरी में दूध लाता हूँ और दूध बेच देता हूँ। तो मैं रीसेल के लिए ले रहा हूँ ना, मैं दूध रीसेल के लिए ले रहा हूँ मैं, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है मेरे लिए। या फिर मैं क्लास दूध लाता हूँ, उससे दही बना के फिर बेचता हूँ, तो मैं दूध को एज ए रॉ मटेरियल यूज कर रहा हूँ, तो यानी कि वो इंटरमीडिएट गुड्स है। तो इंटरमीडिएट गुड्स या तो रॉ मटेरियल की तरह यूज होगा या वो रीसेल होगा। नेचर की बात करें तो फाइनल गुड्स नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड होगा। फाइनल गुड्स नेशनल और डोमेस्टिक दोनों में इंक्लूड होगा, जबकि जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो कहीं भी इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स के अंदर इंक्लूड होती है। तो हम फाइनल गुड्स की वैल्यू को लेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नहीं लेंगे।
मान लो लकड़ियां खरीदी 10,000 की, उससे फर्नीचर बनाया, सोफा सेट बनाया, मान लो वो बनाया 25,000 का। तो मुझे बताओ इस 25,000 में ये 10,000 इंक्लूड है या नहीं है? बताओ सब लोग। मैंने लकड़ियां खरीदी, उससे फर्नीचर बनाया, सोफा बनाया, तो ये जो भी पैसा है 10,000 की लकड़ियां, बिल्कुल इंक्लूड है क्लास, सही बोल रहे हो सब, बिल्कुल इंक्लूड है। तो इसीलिए हम सीधे 25 को काउंट करेंगे ना, इस 10 को लेने की क्या जरूरत है? तो इसीलिए क्लास इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को डोमेस्टिक और नेशनल कहीं भी दिखाया नहीं जाता, जबकि फाइनल गुड्स को डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में दिखाया जाता है। चलो अब मुझे जरा अगला बताओ, वैल्यू एडिशन किस में वैल्यू ऐड होगा, फाइनल में या इंटरमीडिएट में? बताओ किसमें कुछ और काम बाकी है, कुछ ना कुछ ऐड किया जाएगा, बोलो किसमें? आंसर मेरे पास क्लास सबका सही आ रहा है, प्रणय, अर्श, सबका सही। इंटरमीडिएट गुड्स, ध्यान रखना, इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं क्लास, उसमें अभी भी वैल्यू एडिशन बाकी है। अभिनव झा बहुत गलत बोल रहे हो, फाइनल नहीं है भाई, फाइनल तो बन के तैयार है पूरी तरीके से, उसमें तुम क्या ऐड करोगे? इंटरमीडिएट गुड्स में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करते हैं और फाइनल गुड्स में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करते। प्रोडक्शन बाउंड्री, क्लास कौन प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर जा चुका है, बताओ फाइनल या इंटरमीडिएट? कौन प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर जा चुका है, फाइनल या इंटरमीडिएट? क्लास फाइनल। ये प्रोडक्शन इंटरमीडिएट का तो अभी प्रोडक्शन हो ही रहा है, वो तो वर्क इन प्रोग्रेस है, वो तो आधा अधूरा है, वो तो प्रोडक्शन हो रहा है। फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन हो चुका है, वो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर जा चुका है। बाकी एग्जाम्पल, दूध खरीदा घर के लिए तो वो फाइनल गुड्स है, मशीन खरीदा क्लास इन्वेस्टमेंट के लिए तो भी वो फाइनल गुड्स है। यहाँ पे दूध खरीदा एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी में तो वो रॉ मटेरियल है, इंटरमीडिएट गुड्स है। और एक डेयरी शॉप ने दूध खरीदा सीधा बेचने के लिए, खरीद के बेच देंगे तो वो क्या है क्लास? इंटरमीडिएट गुड्स है। तो काफी कुछ क्लास हमने पढ़ा आज, बहुत हो गया क्लास थ्योरी। थ्योरी जो है यहाँ तक करते हैं आज। और अब मैं क्लास को एंड करने से पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा और आपको पहचानना होगा कि वो गुड्स फाइनल है या इंटरमीडिएट। यू हैव टू आइडेंटिफाई। पेपर में 6 नंबर का आता है, 3 क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर में, आपको बस पहचानना होता है कि वो फाइनल है या इंटरमीडिएट है। मैं एक बात और बता दूं आप सबको, अगर कोई चीज 1 साल से ज्यादा कोई चीज का यूज कर रहे हैं, मशीन वगैरह का बिजनेस पर्पज से हो, तो क्लास वो हमारे लिए फाइनल गुड्स ही कहलाएगा। अगर किसी मशीन वगैरह का 1 साल से ज्यादा, ठीक है, प्रणय आपने घर पे जो मिल्क खरीदा है उससे चाय बनाओ, उससे दही बनाओ, उससे छाछ बनाओ, उससे रसगुल्ले बनाओ, जो तुम्हारी मर्जी बनाओ, वो फाइनल गुड्स ही रहेगा। ऐसा कुछ नहीं कि तुमने घर पे दूध खरीदा उससे चाय बना रहे हो तो इंटरमीडिएट हो गया। भाई इंटरमीडिएट बिजनेस के लिए होता है। हाँ, अगर तुम्हारी एक चाय की दुकान होती फिर तुम दूध खरीदते तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होता। तुम घर पे उसको कैसे भी यूज कर सकते हो, वो इंटरमीडिएट नहीं होगा, फाइनल ही रहेगा। ओके, चलो। 1 साल से ज्यादा के लिए अगर हम चीजों को बना रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो फाइनल गुड्स रहेगा। चलो अब आप जो भी बच्चे आंसर बताओगे ना, मुझे नंबरिंग लिख के बताना। लाइक ऐसे लिखना, 1 फाइनल, ठीक है, 2 इंटर, शॉर्ट में INT लिख देना, चल चल जाएगा। शॉर्ट में INT लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। और FIN समझ, या तो बड़ा F लिख देना, बड़ा I लिख देना, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। चलो, बड़ा F या बड़ा I लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। तो 1 साल से ज्यादा के लिए अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो फाइनल गुड्स। तो फटाफट 5 मिनट के अंदर खत्म करते हैं सारे पॉइंट्स को। आंसर जो है आने लग गया है, मैच करने लग जाना। सबसे पहला, फर्नीचर खरीदा स्कूल वालों ने, मुझे बताओ 1 साल इस्तेमाल होगा या उससे ज्यादा? अगर स्कूल वाले फर्नीचर खरीद रहे हैं तो वो फाइनल गुड्स है, क्योंकि उसका इस्तेमाल 1 साल से कई ज्यादा समय के लिए किया जाता है। तो जो स्कूल खरीदा, सॉरी सॉरी, स्कूल वालों ने जो खरीदा है क्लास फर्नीचर, वो फाइनल गुड्स है, ठीक है, वो फाइनल गुड्स है। दूसरा, चौक डस्टर खरीदा स्कूल वालों ने, यार वो तो 1 साल से पहले यूज हो जाएगा, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। चौक डस्टर जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स है। कंप्यूटर इंस्टॉल हुआ है ऑफिस में, आपने ऑफिस में कंप्यूटर इंस्टॉल किया है, थर्ड पॉइंट का, फटाफट थर्ड पॉइंट का, कंप्यूटर है भैया, कंप्यूटर मशीन है, और मशीनरी इज ऑलवेज अ फाइनल गुड, बस उसे जब बेचोगे तो वो इंटरमीडिएट होगा, अदरवाइज वो फाइनल है। मोबाइल सेट खरीदा मोबाइल डीलर ने, बोलो, मोबाइल, एक मोबाइल डीलर है जिसने मोबाइल सेट खरीदा है, ठीक है, बताओ फटाफट।
वर्टिका गुड। फटाफट जरा मोबाइल डीलर वाला बताओ। मोबाइल डीलर ने खरीदा है तो भैया वो तो बेचेगा ना। मोबाइल डीलर क्या करेगा, उसको बेचेगा, तो वो क्या है, वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। पेपर खरीदा पब्लिशर ने, इंटरमीडिएट गुड्स है। क्यों? क्योंकि वो पेपर वो बेचेगा, पब्लिशर पेपर से किताब बना के बेचेगा वो, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। प्रिंटर खरीदा है लॉयर ने। क्लास एक एडवोकेट है जिसने अपने ऑफिस में प्रिंटर लगवाया है, उसने अपने ऑफिस में प्रिंटर। सबका सही है क्लास। प्रिंटर जो है वो फाइन गुड्स है, क्योंकि प्रिंटर क्या है क्लास, मशीनरी है। प्रिंटर क्या है क्लास, मशीन है। ओके, चलो चलो सेवेंथ बताओ। घर में कोयला का क्लास इस्तेमाल किया जाता है खाना पकाने के लिए। गांव में, मोहल्लों में अभी भी टिक्का विक्का बनाने के लिए, अर्बन एरिया में भी कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, घर में भी। तो अगर कोयला घर में यूज हो रहा है, कोयला का इस्तेमाल अगर घर में यूज हो रहा है तो फाइनल। और कोयला का इस्तेमाल अगर बिजनेस में यूज होगा तो भैया फिर तो वो इंटरमीडिएट है। आठवां, अनसोल्ड स्टॉक ऑफ ट्रेडर एट द एंड। ध्यान से सुनना सब लोग, यहाँ बच्चों की गलती कर देते हैं। अगर ट्रेडर कोयला इस्तेमाल करता है तो वो कोयला जो है इंटरमीडिएट गुड्स होगा। लेकिन जो कोयला एक साल के अंत में बच गया, यानी जिसका इस्तेमाल एक साल से ज्यादा समय के लिए किया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में क्लास वो है आपका इंटरमीडिएट गुड। क्लियर है यहां तक? वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स है। एक सॉरी मतलब कि एक साल तक आपने ट्रेडर ने इस्तेमाल किया तो वो इंटरमीडिएट है। लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक है इसका मतलब वो एक साल से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो फाइनल है। एक किसान ने बीज खरीदा, इंसेक्टिसाइड खरीदा, फर्टिलाइजर खरीदा, तो ये सब क्लास उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिसिटी मैंने न्यूमेरिकल में बताया था क्लास, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो हुआ है वो भी इंटरमीडिएट गुड्स है। सिलाई मशीन जो है, परचेज बाय हाउसवाइफ, हाउसवाइफ ने सिलाई सिलाई मशीन खरीदा है। भैया सिलाई मशीन जो है वो मशीन है, घर के लिए खरीदा है तो वो फाइनल है। वैसे बिजनेस के लिए खरीदा होता तो भी क्या होता, फाइनल ही होता। रीसेल के लिए खरीदा होता तो वो इंटरमीडिएट होता। आपकी स्कूल कैंटीन ने आपकी स्कूल कैंटीन ने क्लास कोल्ड ड्रिंक खरीदी है, कोल्ड ड्रिंक स्कूल कैंटीन ने, तो भैया वो बेचेगा ना उसको, तो वो क्या है क्लास, इंटरमीडिएट। मैन्युफैक्चरिंग फर्म जो है ना, कंपनी फर्म, वो कोयला का इस्तेमाल करती है तो वो इंटरमीडिएट है। फार्मर, अच्छा मुझे बताओ, फार्मर ने फर्टिलाइजर खरीदा, इंसेक्टिसाइड खरीदा, पेस्टिसाइड खरीदा, तो वो सब इंटरमीडिएट है क्योंकि वो एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहा है, उससे फाइनल गुड्स बनाएगा वो। लास्ट है रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल बाय अ फर्म। बताओ सब लोग, रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल बाय अ फर्म। वेरी गुड, सबका आंसर सही है, फाइनल। भैया रेफ्रिजरेटर मशीन ही तो है, तो मशीन कैसा गुड्स होता है, फाइनल। डन है। चलो ये टॉपिक हमारा पूरा खत्म हो गया, क्लास एंड करते हैं लेकिन एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछने के बाद। ओके, सो रेडी हो आप लोग क्लास? ठीक है, साध्वी वेरी गुड, अर्चना अमन सब क्लियर है। 14th क्या है, फर्टिलाइजर। भाई फर्टिलाइजर जो है वो छिड़काव करता है, उसका वो खा थोड़ी रहा है उसको। फर्टिलाइजर कुछ अरे बनता नहीं है, पर रॉ मेटेरियल की तरह तो यूज हो रहा है ना वो। फर्टिलाइजर कुछ नहीं बनता तो रॉ मेटेरियल की तरह यूज तो हो रहा है। बिना फर्टिलाइजर के अनाज कैसे उगेगा जब तक अनाज को खाद वाद नहीं मिलेगा? तो समझ रहे हो बात को? इंटरमीडिएट होगा, इंटरमीडिएट। स्कूल बस, फटाफट बताओ, स्कूल बस फाइनल इंटरमीडिएट है, जल्दी। स्कूल बस, स्कूल बस। नकुल साध्वी सबका सही है, प्रणय करेक्ट है, दिव्यांशु करेक्ट है, अक्षत गलत है। अक्षत इंटरमीडिएट नहीं है भाई, फाइनल है ये। स्कूल बस क्या हर साल बदलती है क्या? एक साल से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। खुशबू वेल्डन, फाइनल है। एक फार्मर ने ट्रैक्टर खरीदा है, ट्रैक्टर। किसान जो है ना ट्रैक्टर वगैरह से खेत जोतते हैं, तो ट्रैक्टर खरीदा है, ट्रैक्टर। सबका सही है, फाइनल। अभिनव वेरी गुड, नकुल पूर्वा वेरी गुड, वर्टिका आदर्श, परवेश गुड। भाई इंटरमीडिएट नहीं है, फाइनल है, ध्यान रखना परवेश, फाइनल है। फार्मर ने ट्रैक्टर खरीदा, फाइनल है। अब स्कूल बस में जो डीजल डलता है या ट्रैक्टर में जो डीजल डलता है वो डीजल इंटरमीडिएट है, क्योंकि वो एक साल के अंदर यूज हो जाता है, तो डीजल इंटरमीडिएट है। और जो फाइनल गुड्स है वो क्लास है आपका स्कूल बस और
आपका ट्रैक्टर। क्लियर है यहाँ तक? तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है इन बातों का। तो इसमें सौरभ न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ये ऐसा नहीं कि नहीं आ सकते, आ सकते हैं। चांस थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन आप पूरी तैयारी करके चलो, अभी बहुत टाइम है। और न्यूमेरिकल अच्छे से करा दिया मैंने, ये मत बोलो कि नहीं आते। अगर एक मान लो किसी चैप्टर से एक क्वेश्चन इस बार नहीं आया, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अगली बार नहीं आएगा, अगली बार आएगा। भैया सैंपल पेपर रिलीज़ हुआ है, बोर्ड का पेपर लीक थोड़ी हुआ है। वो तो अंदाज़ा लग जाता है कि चांसेस थोड़े कम हैं। तो आप थ्योरी पे फ़ोकस ज़्यादा रखो, क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस 30 नंबर का कुल आना है, मैक्रो में। 50 नंबर का होता है, 10 नंबर का आपको जो है वो मिल जाता है, मतलब कि एमसीक्यू 40 और 10 नंबर का प्रैक्टिकल। तो 30 नंबर के क्वेश्चन है, इतने सारे चैप्टर्स हैं, कहाँ से देंगे? तो इसीलिए थोड़ा कम, या तो 3 नंबर में दे दें, 1 नंबर में दे दें, 4 नंबर में दे दें, 6 नंबर में दे दें, आ सकता है। चलो, तो आज हमने खत्म किया यहाँ तक, अगली क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये सारा पढ़ के आना, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट।